अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव तक डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। ठीक है, चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वंस ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ वेव इज़ हाउ दे बिहेव व्हेन दे आर इनकाउंटर ऑब्स्टेकल्स और पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैसिनेट करती हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं वेव्स में, कि वो कैसे बिहेव करती हैं और जब वो किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी रुकावट को पास करती हैं और किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, तो हमें कौन सी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है। दीज बिहेवियर्स इंक्लूड्स रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ उनकी बिहेवियर्स डिस्कस करेंगे हम, जिसमें रिफ्लेक्शन है, रेयरफैक्शन है और डिफ्रैक्शन है। सच प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली यूजिंग अ रिपल टैंक। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम एक रिपल टैंक के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। अ शैलो ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर। इसमें हम क्या लेंगे कि एक शैलो ग्लास लेंगे, ट्री लेंगे, उसको पानी से भर देंगे। ऑफन यूज्ड इन क्लासरूम्स टू स्टडी वेव मोशन। और इसके बाद क्लासरूम में उसकी वेव मोशन को डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन है फर्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन वेव स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसे हम कहेंगे कि जब वेव्स जो हैं किसी किनारे के साथ, ठीक है, स्ट्राइक करेंगी, किसी किनारे के साथ टकरा के वापस दोबारा अपनी सेम मीडियम में आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन है। दिस बिहेवियर कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व्ड यूजिंग अ रिपल टैंक। इस बिहेवियर को रिपल टैंक के थ्रू बहुत ईजीली और क्लियरली समझा जाता है। फिगर 10.10 में भी इसको डिस्कस किया गया है। In this setup, when straight water wave generated by a vibrating bar moving across the tank and strike a barrier, they reflect from the surface. इसमें बताया गया कि जब स्ट्रेट वाटर जो होता है ना, वेव्स जनरेट करता है कैसे, बाय वाइब्रेटिंग द बार्स मूव अक्रॉस द टैंक, के कोई भी वाटर के मटेरियल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं अक्रॉस द टैंक एंड स्ट्राइक द बैरियर से गुजरते हुए जब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ठीक है, एट द एंगल एट विच वेव्स अप्रोचेज द बैरियर इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि ऐसा जब वेव्स जाके हम किसी बैरियर के साथ टकराती हैं तो वहाँ पे एंगल बनाती हैं, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल एट विच दे रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब वो सरफेस से टकरा के वापस मुड़ती हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वली। अच्छा, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी दी गई है। Reflection is the bouncing back of waves into the same medium after striking the surface of another medium। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम किसी कहेंगे कि किसी भी एक मीडियम की वेव्स का किसी दूसरे मीडियम से की सतह से टकरा के वापस अपने मीडियम में, सेम मीडियम में वापस आना। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉमनली ऑफ टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स इंक्लूडिंग वाटर वेव्स, साउंड वेव्स सच एज इकोज एंड लाइट वेव्स सच एज सीन इन मिरर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट वेव्स में पाई जाती है, डिफरेंट सिस्टम्स में, जैसे कि वाटर वेव में भी हो सकता है, साउंड वेव्स हो सकती हैं, लाइट वेव्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन वेव्स पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड चेंजेस डायरेक्शन ड्यू टू चेंजिंग स्पीड। अब क्या है कि जब भी रेयरफैक्शन में क्या होता है कि कुछ जो वेव्स हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई हैं, तो उसने अपनी डायरेक्शन जो है वो स्पीड की वजह से चेंज कर दी। यहाँ पे फिगर 12.12 में भी दिखाया गया है। ठीक है, एज द वाटर वेव्स क्रॉस दिस इनटू दिस शैलो रीजन द स्लो डाउन एंड बेंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्या होता है कि जब एक वेव्स जो है एक मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो क्या स्लो डाउन हो जाती है और बेंड करके अगले रिफ्लेक्शन जो है रेयरफैक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। ऑल्दो द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस दौरान क्या होता है कि वेव्स की जो वेवलेंथ है और स्पीड है वो चेंज हो जाती है। दिस बेंडिंग अकर्स बिकॉज वेव ट्रेवल faster in deeper water and shallow
स्लोअर इन शैलो वाटर। यहाँ पे बताया गया कि जब बैंडिंग होती है ना किसी भी वेव ट्रैवल की, जब बैंडिंग होती है तो वो जब अगर तो आपका ट्रे जो है वो शैलो हुआ यानी कि डीप हुआ तो वो जो वेव्स हैं वो ज़्यादा जल्दी पास करेंगी एज़ कम्पेयर टू द शैलो वाटर। ठीक है, शैलो वाटर में स्लो मूव करेंगे और डीपर वाटर में ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे। दिस चेंज इन वेव्स बिहेवियर इज आल्सो इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.2। 12.2 में देखें, यहाँ पे डीप वाटर है तो वो सीधी जा रही हैं और जहाँ पे शैलो वाटर आ गया वहाँ पे बेंड कर गई हैं। Where the wave forms are shown bending as they pass from deep water and into shallow water with a shorter wavelength in the shallow region। अगर shallow region में short wavelength water है, the bending clearly show how the direction and spacing of the waves are affected by the depth of the water। यहाँ पे बताया गया कि जब बेंडिंग आपको क्लियरली नज़र आएगी ना डायरेक्शन चेंज करते हुए, the direction and spacing of the waves are affected by the depth of the water। obviously कि जो भी वेव है उसकी जो है वो डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसकी स्पेस भी चेंज होगी। तो वो कैसे होगी कि वो डेप्थ ऑफ वेव की वजह से, यानी कि उसकी जो सरफेस है वो डीप होगी। यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि डेफिनेशन बताई गई है, व्हेन अ वेव प्रोसेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर at an angle its wavelength and speed changes causing the wave to change direction। जैसे किसी वेव की डायरेक्शन चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट और मूव अराउंड द एन ऑब्स्टैकल। अब देखिए कि डिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया गया कि जब ये बहुत नैरो पार्ट से एक वाइड यानी स्प्रेड पार्ट की तरफ मूव करती है तो वो फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्प्रेडिंग ऑफ वेव एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट। बहुत सी तंग नाली से किसी बॉर्डर और किसी खुली जगह में जब एंटर होती है वो वेव्स जो हम स्प्रेड कर जाती हैं। दिस बिहेवियर कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन वाटर वेव्स व्हेन दे इनकाउंटर ओपनिंग ऑफ डिफरेंट साइजेज। ठीक है, डिफरेंट साइजेज में ऐसे और उन्होंने क्या है कि जो हैं ईज़िली ऑब्जर्व की जा सकती हैं। यहाँ पे फिगर 12.13 में डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स दिखाया गया। ठीक है, फर्स्ट है साइज ऑफ द स्लिट। एक देखिए साइज ऑफ स्लिट इज़ लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव। नेक्स्ट है साइज ऑफ द स्लिट इज़ द सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव। फर्स्ट में जो वेवलेंथ है वो लार्जर है, देन सेकेंड में सेम है, एंड द थर्ड वन साइज ऑफ द स्लिट स्मॉलर इज देन द वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स। के वाटर वेवलेंथ से उसकी स्लिट जो है वो स्मॉलर है। नेक्स्ट देखें, इफ़ द साइज स्लिट साइज इज़ नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ। उन्होंने बताया कहा कि जब स्लिट का साइज जो है वेवलेंथ के इक्वल हो जाए देन द वेव स्प्रेड आउट मोर एंड अपीयर ऑलमोस्ट सर्कुलर बियॉन्ड द स्लिट। ठीक है, तो क्या होगा कि जो वेव्स है वो स्प्रेड आउट कर जाएंगी और ऑलमोस्ट सर्कुलर फॉर्म में स्लिट के ऊपर प्रेजेंट होगी। व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज़ स्मॉलर देन द वेवलेंथ। अगर साइज जो है वो स्लिट का कम हुआ तो क्या होगी, वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ की होंगी। द वेव्स शो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, कि किसी भी वेव जब हम वेव्स शो करवा रहे होते हैं तो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सर्कल्स क्रिएट होते हैं पैटर्न्स में। ठीक है, और दिस शो दैट द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन इंक्रीजेज व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज़ क्लोजर टू द स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। तो क्या होगा कि जितना भी शॉर्टर स्लिट होगा ना उतनी ही डिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, उतने ही उनके ऑब्जर्व जो पैटर्न वगैरह है वो ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट और मूव्स अराउंड एन ऑब्स्टैकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई गई है। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट, किसी भी स्लिट से पास होते हुए वेव्स का फैल जाना, और मूव अराउंड एन ऑब्स्टैकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, और किसी भी रुकावट के अराउंड जो है वो मूव करना।
A common example is how we can still hear someone speaking even when he is behind the wave. ऐसा है कि कोई वेव के पीछे, वॉल के पीछे बैठा हुआ है तो हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके बोलते हुए सुन सकते हैं. दिस हैपन बिकॉज द साउंड वेव्स विच हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ. ठीक है, साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है. डिफिकल्ट अराउंड कमर्स एंड about corners and obstacles, allowing the sound to reach us even without a direction line of sight. तो क्या होता है कि जब रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ होती है ना, तो डिफ्रैक्ट अराउंड कॉर्नर्स एंड ऑब्स्टेकल, तो वो कॉर्नर से और इवन के ऑब्स्टेकल्स को भी क्रॉस कर जाती है. अलाउिंग द साउंड टू रीच अस इवन विदाउट डायरेक्ट लाइंस ऑफ साइट, कि वो साउंड को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रीच करने में हेल्प करती है. ठीक है, अगर सनलाइट ना भी हो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, यानी कि वो आपको नज़र ना भी आ रही हो, तो होप्स हो कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आ गई है, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रेयरफैक्शन और डिफ्रैक्शन पढ़ा है. होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई हो, आपने इसको अच्छे से याद करना है.